वेलकम टू एवरीवन। आज मैं आपको कराऊंगी जो सीटेट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पेपर आए थे, मैं उसको सीडीपी का पोर्शन कराऊंगी। तो इसमें आज जो हमारा सबसे पहला है 2019 का है पेपर फर्स्ट का, तो मैं आज आपको उसकी सीडीपी के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे उनके आंसर बताऊंगी और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। ठीक है, कि अगर हम भाषा को अर्जन करना चाहते हैं या उसका हमें विकास मतलब किस अवस्था में, कौन सी अवधि में सबसे ज़्यादा होता है। नंबर 1 है जन्म से पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोर अवस्था। तो क्या जन्म से पूर्व ही हमारा भाषा का अर्जन और हम विकास हम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो गया। फिर है क्या किशोर अवस्था? नहीं। मध्य बाल्यावस्था? नहीं। हम कब कर सकते हैं सबसे ज़्यादा भाषा का? जो हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था होगी स्टार्टिंग में, उसमें हमारा सबसे ज़्यादा जो है वो भाषा का विकास होता। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? आप जानते हैं हमारे जो कोलबर्ग हैं उन्होंने नैतिक विकास के ऊपर ध्यान दिया था और उन्होंने नैतिक विकास की कुछ अवस्थाएं भी बताई थी। वो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी हर टॉपिक को अच्छे से। ठीक है, तो क्या उन्होंने प्रसुप्ति अवस्था बोला था। नंबर 2 है सामाजिक अनुबंध विन्यास, फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर है उद्यम बनाम अधीनत अवस्था। आपको देख के लग रहा हो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी किसकी है? प्याजे जी की है। उद्यम और ये सब ये भी नहीं है, प्रसुप्ति अवस्था ये भी नहीं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर दिस? नंबर 2 सामाजिक अनुबंध और अभिविन्यास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लड़कियों में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये किसका उदाहरण? कि मतलब ऐसा होता है, आप नॉर्मली भी जब हम लोग क्लास में रहते हैं हम लोग देखते हैं कि जो जेंट्स टीचर होते हैं वो थोड़ा ये होता है ना कि अगर बॉयज़ बोलते हैं तो एकदम उनको डांट देते हैं, लेकिन गर्ल्स को थोड़ा मतलब कम करते हैं, तो उनका सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो इसी तरीके की बात हो रही है कि अगर हमारी कक्षा में कोई तुलना हो रही है, कोई चर्चा हो रही है, तो उसमें जो है वो लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं। किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर आपने देखा होगा लेडीज़ टीचर ज़्यादा लड़कों की तरफ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, और हम अपने घर में भी देख सकते हैं हमारी मम्मी का, तो बिल्कुल ऐसे ही। तो वो लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो जेंडर पक्षपात कर रही है। ठीक है, ऐसा थोड़ी वो जेंडर की पहचान करे, पहचान तो उसको पता है, समरूपता भी पता है, संबद्धता भी पता है, तो क्या कर रही है? वो जेंडर पक्षपात कर रही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? मीन्स अगर हम बच्चों को बताना चाहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता के बारे में या भूमिका के बारे में, तो इसमें से हम क्या करेंगे? नंबर 1 जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे, जेंडर पृथक खेल समूह बनाएंगे या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करेंगे। तो सीटेट में हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो सीटेट है वो सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखता है। मीन्स जो सबसे सकारात्मक लगेगा हम उसको ही ध्यान रखेंगे। अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पता है तो आप पढ़ के पता कर सकते हैं। जहाँ ये पृथक वर्ड आ गया, मीन्स हम उन्हें अलग बैठने के लिए कह देंगे? नहीं। क्या हम उनको बैठने की व्यवस्था बिल्कुल अलग अलग कर देंगे? नहीं। हम किसी एक विशिष्ट को महत्व देंगे तो फिर से जेंडर पक्षपात हम क्या करेंगे? हम उनसे चर्चा करेंगे जेंडर पक्षपात के बारे में, मतलब बच्चों को थोड़ा और जागरूक करेंगे और इस बारे में बताएंगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु को प्रभाव को महत्व दिया? नंबर 1 है वॉटसन, नंबर 2 वाइगॉत्स्की, नंबर 3 जीन पियाजे और नंबर 4 है कोलबर्ग। तो अगर आपने ये सिद्धांत थोड़ी भी पढ़े होंगे तो आपको अंदाजा लग गया होगा। हमारा जो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की बात है ये कौन करते हैं? ये करते हैं लेव वाइगॉत्स्की। ठीक है, तो अगर आपने सिद्धांत अच्छे से नहीं पढ़े हैं और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिक्सा पहेली को हल करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा का है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगॉत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? हम वाइगॉत्स्की जी का अगर हमने सिद्धांत पढ़ा है तो हमें पता है वाइगॉत्स्की जी क्या बोलते हैं कि अगर बच्चा खुद से स्वयं से बात कर रहा है तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने इसको क्या बोला? प्राइवेट स्पीच, मीन्स व्यक्तिगत वार्ता। और जीन पियाजे की बात करें तो उन्होंने क्या बोला है? आत्मकेंद्रित वार्ता। तो अब मैं आप चाहूँगी आप लोग अगर हिंदी मीडियम से भी हैं तो आप थोड़ी इंग्लिश की वर्ड ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा होता है हिंदी में जो ना बहुत सारे मीनिंग हो जाते हैं एक वर्ड के, लेकिन अगर इंग्लिश में अगर प्राइवेट स्पीच है तो प्राइवेट स्पीच ही रहेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन का, अनुबंधन का, मॉडलिंग का,
पार या ढांचा का। अगर आपने वाइगोत्स्की जी का सिद्धांत पढ़ा है तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि अगर कोई बड़ा किसी बच्चे की या किसी की ज़रूरतमंद की मतलब अगर हम उसको उसके काम में थोड़ी हेल्प कर देंगे तो उन्होंने इसे क्या कहा है, उन्होंने इसको कहा है ढांचा यानी स्कैफोल्डिंग। आपको इंग्लिश में भी थोड़े वर्ड्स याद करने होंगे जिससे कि अगर कुछ बदल के भी दे तो आप पहचान लें, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। अगर आपने जीन पियाजे पढ़े हैं तो आपको पता होगा जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। एक होती है सेंसरी मोटर, मीन्स उसको बोलते हैं जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। उसके बाद आती है प्री, उसके बाद आती है मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर उसके बाद कौन सी आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और सबसे लास्ट होती है अमूर्त या औपचारिक वाली, ठीक है। अब उसके अंदर भी उन्होंने बताया है कि किस एज के अंदर बच्चा क्या करता है, तो ये उसी का है। क्या वो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क या संज्ञात्मक विचार, संरक्षण कक्षा समावेशन, आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणता। तो अगर हमने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को पढ़ा था तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करने लगता है, संरक्षण और कक्षा समावेशन। परिकल्पित वाला हमारा लास्ट स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चों की संज्ञानात्मक अवस्था के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है, ठीक है। हमने पियाजे के सिद्धांत पढ़ा, पियाजे किसके बारे में बात कर, पियाजे ने क्या कहा है, बच्चा खुद ही अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो जो बच्चा, अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने मन में अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई मतलब थॉट बना रहे हैं या उस चीज़ को सॉल्व करने का, तो उसको क्या कहा है, पियाजे जी ने। तो पियाजे जी ने उसको स्कीमा कहा है। अगर आपने पढ़ा है सिद्धांत तो आपने पढ़ा होगा स्कीमा वर्ड किस में आता है, पियाजे जी में आता है। मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे बताइए, मैं समझा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर हम किसी का असेसमेंट कर रहे हैं तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या विद्यालयों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्ट भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, या रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो अब हमें इसमें सबसे पॉजिटिव वर्ड कौन सा लग रहा है, ठीक है। अनुत्तीर्ण वगैरह ये सब तो निगेटिव वर्ड है, ठीक है। श्रेणी, क्या हम उनको रैंक में कर देंगे, नहीं। क्या हम उनके प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामित करेंगे, गलत। हम क्या करेंगे, हम अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्ट और जो उनको कन्फ्यूजन होंगे हम उनके डाउट को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। मतलब उन्होंने पूछा है कि बुद्धि के बारे में सही है, हमारी बुद्धि किस तरीके से काम करती है। तो क्या बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। क्या ऐसा होता है जब हम पैदा होते हैं हमें पता है हमारी बुद्धि बस इतनी होगी, नो। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा और निर्धारित किया जा सकता है, कुछ हद तक मापा जा सकता है, बट हम ये नहीं कह सकते हम बिल्कुल सटीक माप पाएंगे, ठीक है। फिर बुद्धि एक एकात्मक कारक है और एकाकी विषयक है, कि मतलब वो एक ही तरीके से यूनिफैक्टर और सिंगल ट्रेट है, नो। अब देखिए नंबर 4 क्या कह रहा है, बुद्धि बहुआयामी है, यानी जो हमारी इंटेलिजेंस है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल है और एक जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, हमारा इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 की बुद्धि क्या है, बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। रूही हमेशा समस्या की एकाधिक समस्याओं के बारे में सोचती है, ठीक है, और इनमें से काफी समाधान उसके मौलिक होते हैं। तो रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। अगर मैं हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से सोच रही हूँ, ठीक है, मतलब मेरे पास उसके बहुत सारे सॉल्यूशन, तो मैं क्या हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, मैं कोई अभिसारी नहीं हूँ, मैं अनम्य विचारक नहीं हूँ, आत्मकेंद्रित नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं एक सृजनात्मक कार्य कर रही हूँ, ठीक है। मतलब सृजनात्मक मेरे विचार हैं, क्योंकि मैं एक प्रॉब्लम के बारे में अगर मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशन है तो मैं क्या हूँ, एक सृजनात्मक हूँ, यानी क्रिएटिव पर्सन हुई, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब कि ऐसा हो रहा है कि हम बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो उनका जो पार्टिसिपेशन है वो कम हो गया है, तो क्या हम बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहेंगे, उस स्थिति को जैसा है वैसे ही स्वीकार कर लेंगे, या उन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करने के लिए कहेंगे, या कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करेंगे और अपने बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढेंगे। तो क्या अब बताइए, बस मैंने क्या कहा था आपको, हमें सीटेट में क्या ध्यान रखना है, सबसे पॉजिटिव वर्ड। क्या हम उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए कह देंगे तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया, या फिर हम बोलेंगे नहीं जैसा है ऐसे ही तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं हूँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, मैं बोलूँगी नहीं जैसा मैं पढ़ा रही हूँ वैसे, तो ये गलत चीज़ हो गई ना। फिर है कि हम विद्यार्थी से अपनी अपेक्षा, और हम विद्यार्थी कहेंगे नहीं इतना सब कुछ इतना हमसे एक्सपेक्ट मत करो, जो तुम्हें कराना है बस वो करो, तो ये भी गलत हो गया। तो क्या आंसर हो गया इसका आंसर हो गया 4। मैं क्या करूँगी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करूँगी, मैं सोचूंगी अच्छा बच्चों को क्यों समझ में नहीं आ रहा, तो मैं अपनी जो है पार्टिसिपेशन है मैं उसको इम्प्रूव करूँगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक समावेशी कक्षक में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, मतलब कोई क्लासरूम टीचर इंक्लूसिव, अगर उसको कोई एजुकेशन के बारे में कोई चीज़ तैयार करनी है, ठीक है,
तो क्या वो क्या मतलब क्या करेगा वो, क्या वो तैयार नहीं करना चाहिए उसको, अगर कोई समावेशी कक्षा उसके लिए बच्चों को मतलब क्या पढ़ाना चाहिए, क्या वो तैयार नहीं करना चाहिए उसको, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। सबसे पहले आपको सीटेट में ध्यान रखना है, कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे कि हतोत्साहित, ये निगेटिव वर्ड है, ये जहाँ उसको काट दो, ठीक है, ये भी निगेटिव वर्ड हो गया, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी ये भी निगेटिव। सबसे पॉजिटिव क्या लग रहा है, सक्रिय, मतलब कि एक्टिव रूप से जो हम कोई चीज़ करेंगे तो वो ऑफकोर्स अच्छी होगी। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, थर्ड, यानी कि हम सक्रिय रूप से उस चीज़ को तैयार करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर, पठन वैफल्य। इसीलिए मैंने कहा है कि ये जो थोड़े हिंदी के वर्ड होते हैं थोड़ा ज़्यादा टिपिकल होते हैं, तो आप ना इसको इंग्लिश वाला याद रखिए। ये क्या होता है, विकार होते हैं ये, तो इसको क्या बोलते हैं, पढ़ने में जिसको प्रॉब्लम होगी इसको बोलते हैं डिस्लेक्सिया इंग्लिश में। ठीक है, आपको यही वर्ड याद करना होगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट इंग्लिश में ही वो हिंदी में लिख कर देता है कि डिस्लेक्सिया जो है वो किस चीज़ के लिए होती है। तो क्या वो न्यून उद्धार विकार है, क्या वो आप सारी चिंतन है, पढ़ना में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ना की क्षमता, ये एकाधिक कार्य को बार बार करने की। तो देखो, जो हमारा डिस्लेक्सिया होता है वो होता है हमारे रीडिंग से रिलेटेड, कि अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो उसको क्या प्रॉब्लम हुई, उसको डिस्लेक्सिया प्रॉब्लम हुई, यानी उसकी जो बीमारी का नाम है वो क्या है, डिस्लेक्सिया। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, इसका मतलब कि धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, यानी कि उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लिखा है ना इनएबिलिटी, मतलब कि उसकी योग्यता नहीं हो रही कि वो उसको रीड कर सके फ्लुएंटली। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। जो हमारा आरटी ही है एक्ट 2009, उसमें वो किस आधार पे है, समावेशी शिक्षा को लेके, मतलब वो क्या बात की गई थी, क्या वो व्यवहारवादी सिद्धांत है, क्या अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति है, अधिकार अधीरतावाद मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना है। तो क्या व्यवहारवादी सिद्धांत है, नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, यानी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की एक राइट है, मतलब ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव को लेकर हमने राइट बना दिया कि नहीं, कि हम बच्चे को समावेशी कक्षा में पढ़ाएंगे। समावेशी कक्षा का मतलब क्या है, जहाँ पर हर तरीके के बच्चे हों, ऐसा नहीं है कि हमने उसको अलग कर दिया उसको अलग कर दिया, अब उन सबकी ज़रूरत को ध्यान रखते हुए हम अपनी टीचिंग करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब आते हैं संरचनावादी ढांचा। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से किस चीज़ पर ध्यान देता है, जो हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क है, जो हमारा सीटेट है, वो आपने सुना होगा एनसीएफ होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, मतलब वो किस चीज़ पर बल देता है, क्या यंत्रवत याद करने पर, यानी रोट मेमोराइजेशन। देखो, जहाँ पर भी ये रटने वाली शब्द आ जाए, ये तो बिल्कुल भी आप सीटेट में इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यंत्रवत याद करने पर आधारित बिल्कुल नहीं हो चाहिए। प्रबलन पर, मतलब कि सेंटर्ड अराउंड रीइंफोर्समेंट, या फिर अनुबंधन द्वारा अर्जित या अवबोधन की प्रक्रिया पर आधारित होंगे। तो देखिए, रीइंफोर्समेंट भी नहीं मानेंगे हम, और कंडीशनिंग के थ्रू भी नहीं। हम क्या मानेंगे, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। देखो, अब यहाँ पे अवबोधन है, अब जरूरी नहीं है हम हिंदी मीडियम में पढ़े तो हर किसी को हर वर्ड का मीनिंग आता हो, तो अवबोधन नहीं समझ पाएंगे, तो आप थोड़ा इंग्लिश में भी देखिए, यहाँ क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। अगर हम कहीं भी किसी चीज़ का अर्थ निकालेंगे तो वो हमेशा वो चीज़ हमें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 पर, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब कि अब यहाँ देख लीजिए, सहजानुभूत सिद्धांत आ गया, इसका मतलब है नेव थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमेना। क्या उसको बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, क्या बच्चों को दंड करना चाहिए, बार बार यंत्र करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, या कि प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो देखो, यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि सिद्धांतों को अनदेखा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, निगेटिव वर्ड है, दंडित भी हमारा निगेटिव वर्ड है, बार बार याद करने के लिए ये भी नहीं, कहीं भी किसी चीज़ का रिपीटेशन जो होगा वो सीटेट के में क्वेश्चन में आप बिल्कुल सही नहीं कर सकते। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों को हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे और उनके सिद्धांतों को हम चुनौती देंगे अगर बच्चा हमसे कोई क्वेश्चन करेगा तो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। छात्र केंद्रित मतलब जो बाल मनोविज्ञान है, जो हमारा सीटेट जो है पूरा फोकस किस पर करता है, बाल मनोविज्ञान, यानी मतलब कि जो हमारी शिक्षा है वो छात्र के अराउंड होनी चाहिए, टीचर के अराउंड नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होनी चाहिए, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देनी चाहिए, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामित करना और वर्गीकरण करना। तो देखो, मैंने क्या बताया था आपको, रोट मेमोराइजेशन यानी यंत्रवत याद करना बिल्कुल गलत है, केवल जहां वर्ड आ जाए वो भी गलत है। ठीक है, अब यहाँ की योग्यता कहते हैं विद्यार्थी को नामित वर्गीकरण, ये भी सही नहीं। इसमें सबसे परफेक्ट आंसर जो है वो है बच्चों के अनुभवों को। अगर हमें बच्चा अपने एक्सपीरियंस बता रहा है तो हम उसके एक्सपीरियंस से रिलेट करके बच्चों को समझाएंगे तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, सेकंड,
कि बच्चे के अनुभवों को हम प्रमुखता देंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। संवेग एवं विज्ञान एक दूसरे से क्या है? जो हमारे इमोशंस हैं और हमारे कॉग्निशन हैं वो एक दूसरे से कैसा संबंध रखते हैं? तो क्या वे अलग हैं? पूर्णतया अलग हैं? क्या वो स्वतंत्र हैं? क्या वो सन्निहित हैं? क्या वो संबंधित नहीं है? ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? तो ये क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है, मीन्स ये है इंटरवोवन विद, मीन्स ये एक दूसरे से संबंधित हैं। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? थर्ड, सन्निहित। अब देखिए, अब हम सन्निहित, इतना वर्ड प्रॉपर हमें नहीं पता होता मीनिंग, तो हम इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। इंटरवोवन विद मतलब कि संवेग और विज्ञान एक दूसरे से इंटरवोवन मतलब एक साथ कनेक्टेड है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पर। ठीक है, तो है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया। आपको लग रहा होगा तो निगेटिव वर्ड से तो बिल्कुल हटा दीजिए। अधिगम आवर्तीय संबंधों के द्वारा व्यवहार का अनुबंधन है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की एक क्रिया है। तो अब आपको लग रहा होगा, मैंने आपको कुछ निगेटिव वर्ड्स बताए हैं जैसे कि यंत्रवत याद करना, ठीक है, और ये भी नहीं हो सकता। क्या हम स्मरण करने की प्रक्रिया? नहीं। क्या संबंधों के व्यवहार करना? नहीं। सबसे पॉजिटिव वर्ड देखना है क्या आ गया इसमें? सक्रिय, मतलब कि एक्टिव है बच्चा। तो इसका आंसर भी 4 ही हो जाएगा कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम? मतलब उनको एग्जाम्पल भी दें, क्लियर एग्जाम्पल भी दें और नॉन एग्जाम्पल भी दें। कि मान लीजिए मुझे कुछ आपको कोई चीज़ समझानी, तो मैं कहूँगी कि अच्छा बताओ इन दोनों में से ये क्या? तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इसकी क्वालिटीज़ क्या है और इसकी क्वालिटीज़ क्या नहीं है। ठीक है, तो मतलब यही है। तो अब उसने बोला कि क्या परिणाम है? कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। विद्यार्थियों के दिमाग से भ्रांतियां उत्पन्न करता है। देखो कन्फ्यूजन वर्ड आ गया, निगेटिव है, ऐसे काट दो आप, कंफ्यूजन वर्ड को हम कट कर देंगे। ठीक है, फिर ये अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। ये अभाव, ये भी निगेटिव वर्ड है, भ्रांति भी निगेटिव वर्ड है। अब आता है यह अवधारणा को, ठीक है, तो अभी हम 22 क्वेश्चन पर हम थे कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने का क्या बनना है। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि ये तीनों निगेटिव हैं ऊपर की। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ये अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब आप देखिए, इंग्लिश हमको प्रॉपर इतने मीनिंग नहीं आता है, तो आप थोड़ा आप नॉर्मल इंग्लिश हम समझ सकते हैं। जैसे कि कॉन्सेप्चुअल, जहाँ हम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देंगे तो ऑफकोर्स वहाँ हमारी लर्निंग अच्छी होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 22 का 4 हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्य के बजाय निपुणता पर ध्यान देने की प्रोत्साहित करता है। कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है। अगर हम लगातार कोई भी चीज़ करेंगे तो उससे ऑफकोर्स बच्चे की जो कंटिन्यूटी, अगर हम कोई चीज़ करेंगे तो उसे लगातार हम दंड दें या उसे लगातार पुरस्कार दें तो उसका क्या होगा? थोड़ा रुचि कम हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का 4th आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24 पर। ठीक है, 24 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? ठीक है, सार्थक अधिगम का मतलब क्या? हम बिल्कुल अच्छे तरीके से सब कुछ मतलब सीख रहे हैं। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है 24 का? तो इसका शारीरिक दंड, जहाँ पे दंड जैसी बात हो जाएगी वहाँ तो हम बिल्कुल ही गलत हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा कि हम कॉन्टिन्यूसली बच्चे की तुलना करेंगे। अगर हम किसी बच्चे की तुलना करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, चाहे वो पेरेंट्स करें अपने बच्चों में या कोई टीचर करे, तो बिल्कुल गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2nd और 3rd। अब देख लीजिए 2nd और 3rd किस में है? 2 में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। मतलब हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ बच्चे भी मतलब एक दूसरे को सहयोग करें, मतलब एक दूसरे की हेल्प करें। और सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये आपने पढ़ा ही होगा, CE वाला जो मूल्यांकन है जो हमें बताता है, NCF भी बताता है, हम बच्चे के साथ वही करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 पर। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है? व्याख्यान देकर, ठीक है, व्याख्यान देगा शिक्षक, या कि प्रयोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक, देखो जहां रिपीटेशन आ जाए काट दो। व्याख्यान भी गलत माना जाता है हमारे एनसीएफ के अकॉर्डिंग। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। अब देखो जहां पर अवसर मिल जाए, ये क्या हो गया? पॉजिटिव वर्ड, यानी अपॉर्चुनिटीज हमें जहां भी दिखाई देंगी वो हमेशा सही आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यही। अन्वेषण मतलब क्या है?
कि हम उसको अच्छे से उसकी खोज करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, तो ऑफकोर्स हमारा जो अधिगम होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है, आप आ जाइए 26 पर। एक प्रभावशाली विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार दें, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, या गलत उत्तरों को अस्वीकार कर और दंडित कर, या बच्चों को सहज अनुवाद अनुमान लगाकर प्रोत्साहित करके और उसी पर उनको मंथन करा जाए। देखो, मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ हम कंटिन्यूसली करेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। हर प्रत्येक छोटे कार्य के लिए नहीं देंगे, हम कभी कभी उसको दे सकते हैं। केवल वर्ड आ जाए, निगेटिव वर्ड है, ठीक है। गलत उत्तरों को स्वीकार करके उसे दंडित करेंगे, दंडित तो हमें बिल्कुल नहीं करना है बच्चों को। तो करेक्ट आंसर इज दिस फोर्थ। बच्चों को हम सहज अनुपात, अगर बच्चा हमें कुछ अनुमान लगाकर बता रहा है तो हम उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसको इनकरेज करेंगे, ये नहीं कि उसको डांट देंगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है? मतलब हमारा जो शरीर है उसका डेवलपमेंट भी अच्छा हो और जो हमारी विकास है हमारा वो भी तीव्र गति से हो। तो ऐसी अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शैशव बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था में किशोरावस्था, किशोर अवस्था में वयस्कता। देखो, जो हमारा सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है शरीर का, वो कहते हैं ना कितना छोटा सा था, देखो कुछ जल्दी बड़ा हो गया। तो ये कौन सी एज में होता है? ये हमारा होता है फर्स्ट में। ओहो सॉरी बच्चों, ठीक है। ये किसमें होता है? हमारा शैशव अवस्था और प्रारंभिक अवस्था। यानी एक तो बच्चा जब देखते हैं छोटे से एकदम से बड़ा होने लगता है ना, शैशव अवस्था में उसकी थोड़ी ग्रोथ थोड़ी अच्छी होती है, और फिर होती है जो वो स्टार्टिंग में बाल्यावस्था में, तो उसके बाद बीच में रुक जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहली बात, अगर आप सीटेट का या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर नहीं जैसा पढ़ रहे हैं उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमें सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर पर हमारा फोकस रहता है, लेकिन यहाँ उसने नहीं पूछा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या विकास जीवन पर्यंत होता है? विकास परिवर्त्य होता है? विकास आनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है? विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते? देखो, ऊपर वाले तीनों पॉजिटिव हैं। विकास जीवन पर्यंत होता है, ऑफकोर्स होता है। परिवर्ती होता है, मोडिफाइबल, यहाँ चेंज भी हो सकता है। आनुवांशिकता पर्यावरण दोनों के द्वारा, ये तीनों करेक्ट आंसर थे इसका। और उसने हमसे क्या पूछा कि क्या करेक्ट नहीं है? तो विकास सार्वभौमिक तो है लेकिन सांस्कृतिक और संदर्भ से प्रभावित नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसको हम प्रभावित करते हैं, सांस्कृतिक और संदर्भ, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 पर। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या? मतलब इंडिविजुअल जो डिफरेंस होते हैं हर इंसान में अलग अलग, उसका क्या है उसका कारण? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत या पद्धति कोड, ऐसा भी कुछ है क्या? कभी हमने सुना है कि उसका कोड? नहीं। जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, या आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो देखो यहाँ पर ये सारी चीजें अलग अलग थी, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये। आपको हमेशा ध्यान रखते हैं कि आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया से ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम देख सकते हैं किसी के अंदर भी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? मतलब द्वितीयक मतलब कि सबसे पहले हम कहाँ से सीखते हैं, उसके सेकंड नंबर पे हम कहाँ सीखते हैं। तो देखो, सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है कहाँ रहता है? वो परिवार में तो रहता है, ठीक है। परिवार पास पड़ोस, तो ये तो प्रथम हो गया। फिर परिवार और मीडिया, विद्यालय और मीडिया, मीडियम पास पड़ोस, ये सब तो बाद के हैं, लेकिन इसमें हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो विद्यालय में हम कब सीखते हैं? द्वितीयक, सेकंड टाइम पे सीखते हैं। सबसे पहले तो हमने परिवार से सीखते हैं, हम परिवार में रहते हैं और पास पड़ोस वाले भी आते ही रहते हैं, तो हम यहाँ से सीखते हैं। आई होप आज आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिए, मैं आपको इस डाउट को क्लियर कर दूँगी, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये कॉन्सेप्चुअल मतलब इनके पूरे समझने हैं, जो जितने भी थ्योरीज़ हैं, तो आप मुझे वो भी बता दीजिए, मैं आपको डिफाइन करूँ, क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट टारगेट ये है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर कराऊँ। सीटेट में क्या होता है, जितना आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना जो है आपकी कमांड उस पर अच्छे से हो जाएगी और आप अच्छे से आंसर मतलब समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है आयोग, ठीक है। और ये जितने भी मैंने आपको आंसर्स बताए हैं ये सारे ऑफिशियल आंसर की के द्वारा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं माना, ये बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए।